नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल इंडियन क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सुमित्रा नंदन पंत का साहित्यिक परिचय, उसके साथ साथ कृतियां एकदम आसान तरीके से लिखना बताएंगे। अगर आप सब कक्षा 12वीं में हैं और बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो इनका साहित्यिक परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सब जरूर तैयार कीजिएगा, क्योंकि साहित्यिक परिचय पूरे 10 नंबर में पूछा जाता है, जो कि 2 साहित्यिक परिचय लिखना होता है, एक गद्य से और एक पद्य से। ठीक उसी पद्य से कुछ कवि काव्यत्री इतने महत्वपूर्ण हैं कि हर साल उनका साहित्यिक परिचय किसी न किसी सेट में पूछ लिया जाता है। तो उसी में से एक महत्वपूर्ण कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। इनका साहित्यिक परिचय आज के इस वीडियो में जानेंगे और आप सभी को सबसे छोटा तरीका और सबसे आसान तरीका बताएंगे, जिससे आप सब पूरे 80 शब्दों में लिख भी पाएंगे और पूरे 5 में 5 नंबर प्राप्त भी कर पाएंगे। क्योंकि मेरे दोस्त, बोर्ड एग्जाम में कहा जाता है कि साहित्यिक परिचय लिखिए, लेकिन अधिकतम शब्द सीमा 80 होना चाहिए। और आप सबको किसी क्वेश्चन बैंक से तुलना नहीं करना होगा, क्योंकि मेरे दोस्त, क्वेश्चन बैंक में कम से कम 300 शब्दों में साहित्यिक परिचय लिखा गया होगा और हमें 300 शब्द नहीं बल्कि 80 शब्द में लिखने के लिए कहा जाता है। तो देखिएगा सही तरीका क्या है लिखने का। सबसे पहले मेरे दोस्त, आप सभी को उनका नामांकन कर देना है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आप किस कवि का साहित्यिक परिचय लिखने जा रहे हैं। उसके बाद से आप सभी को जीवन परिचय लिखना होगा। और साहित्यिक परिचय इसलिए पहले नहीं लिखा जाता है क्योंकि अगर आप साहित्यिक परिचय हेडिंग डालकर उनकी जन्म से लेकर मृत्यु तक की बातों को छाप देंगे तो जीवन परिचय में बदल जाएगा, जो कि हम सबसे जीवन परिचय नहीं बल्कि साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। इसलिए आप सभी को ऐसा गलती नहीं करना है। और जीवन परिचय में मेरे दोस्त फिक्स है क्या लिखना है, जैसे कि उनका जन्म कब हुआ, किस स्थान पे हुआ, उनके माता पिता का नाम क्या था, कहाँ पे रहा करते थे और उनकी पारिवारिक जीवन कैसा रहा, उनकी मृत्यु कब हुई। इन सब बातों को जीवन परिचय में दर्शाना होता है और ठीक उसी बातों को यहाँ पे दर्शाया गया है। देखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में कुमायूं के कौसोनी ग्राम में हुआ था। जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, इनके जन्म की बात करें तो 1900 ईस्वी में हुआ था और जन्म स्थान की बात करें कुमायूं के कौसोनी नामक ग्राम में हुआ था। जन्म के कुछ घंटों बाद माता का स्वर्गवास हो जाने के कारण इनका पालन पोषण इनकी दादी ने किया। मेरे दोस्त, एक ऐसे कवि हैं जिनका जन्म होने के कुछ ही समय बाद, कुछ ही घंटों बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। और जब माता जी की मृत्यु हो जाने के कारण इनका पालन पोषण करने वाला इनके घर में केवल इनकी दादी थी, इसलिए इनका जो पालन पोषण हुआ है इनकी दादी जी के द्वारा हुआ है। इनकी बचपन का नाम गुसाई दत्त था। अब आप सभी को मालूम ही होगा कि जब बच्चा जन्म लेता है तो लोग उसके कला को देखते हैं कि किस तरीके से हंस रहा है, किस तरीके से खेल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है। ठीक उसी आधार पर उसका नामांकन कर दिया जाता है, उसी को घरेलू नाम कहा जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से इनका नामांकन किया गया गुसाई दत्त के नाम से। हो सकता है ये ज्यादा गुस्सा कर रहे होंगे, इसलिए गुसाई दत्त नाम रख दिया गया होगा। और पिता का नाम गंगादत्त पंत था। इनके पिताजी का नाम गंगादत्त पंत था। अल्मोड़ा राजकीय विद्यालय में प्रवेश लिया, जिससे ये अपना नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिए। लेकिन मेरे दोस्त, जैसे इन्होंने जब अपना पढ़ाई शुरू किए और जिसमें अल्मोड़ा राजकीय विद्यालय में प्रवेश लिए, वहां पर अपना नामांकन करवाए, तो इन्होंने अपना नाम सुमित्रा नंदन पंत रख लिए, क्योंकि वहां पर एक नाम तो फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनका नाम घरेलू नाम था। तो इनका नाम रखा गया सुमित्रा नंदन पंत। फिर मेयोर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिए, परंतु गांधी जी के आह्वान पर स्कूल छोड़ दिया। अब मेरे दोस्त, आह्वान का मतलब होता है बुलावा, किसी को पुकारना या फिर आमंत्रित करना। ये उस समय की बात है जब हमारा भारत देश आजाद नहीं हुआ था, तो अंग्रेजों का शासन था। हमारे भारत देश में स्कूल हुआ करते थे, कॉलेज हुआ करते थे, फैक्ट्री कंपनियां हुआ करती थी, लेकिन उस पर शासन करने वाले अंग्रेज थे। जैसे जो ऊपरी पद होता है, जैसे इस कॉलेज की बात करें, स्कूल की बात करें, प्रिंसिपल हो गए, प्रधानाचार्य हो गए, प्रबंधक हो गए, इन सब पदों पर अंग्रेज शासन करते थे। और जहां पर बात रही मजदूरी करने की, वहां पर भारत के नागरिक को रखा जाता था। तो गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया। उनका लक्ष्य यही था कि अंग्रेजों का पूरी तरीके से बहिष्कार किया जाए। तो ठीक उसी आंदोलन में शामिल होने के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी भी म्योर सेंट्रल कॉलेज को छोड़ दिए, क्योंकि इसमें जो शासन कर रहे थे, अंग्रेज शासन कर रहे थे,
इसलिए इस कॉलेज को त्याग दिए। उसके बाद से देखिएगा, साहित्य की सेवा करते हुए पंत जी का 1977 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, साहित्यिक के क्षेत्र में सेवा करते हुए 1977 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अब आप सभी को इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, इन सब बातों को याद करने में आसानी होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल है कि इनका जो जन्म है 1900 ईस्वी में हुआ और जो मृत्यु हुई 1977 ईस्वी में हुआ, यानी कि जो इनका जीवन काल रहा वो 77 वर्ष तक रहा। इतना लिखने के बाद मेरे दोस्त आप सभी को साहित्यिक परिचय लिखना होगा, और साहित्यिक परिचय का मतलब होता है उनका साहित्यिक सफर क्या रहा, ठीक ना। उन्होंने साहित्यिक के क्षेत्र में कौन कौन सा काम किए, इन सब बातों को साहित्यिक परिचय में लिखा जाता है। देखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत ने रूपाब नामक पत्रिका का संपादन किया था। यह एक प्रगतिशील मासिक पत्रिका थी। जो सुमित्रा नंदन पंत जी है ना, इन्होंने रूपाब नामक एक पत्रिका का संपादन किए। जैसे आजकल हमारे भारत देश में अमर उजाला पत्रिका चल रहा है, दैनिक भास्कर चल रहा है, दैनिक जागरण चल रहा है, इस तरीके से आजकल हमारे भारत देश में पत्रिका चल रही है। तो ठीक उस समय इन्होंने रूपाब नामक पत्रिका का संपादन किए। यह एक प्रगतिशील मासिक पत्रिका थी। प्रगतिशील का मतलब होता है मेरे दोस्त किसी चीज का बढ़ावा देना, और यह एक ऐसी पत्रिका थी जो समाज को आगे बढ़ाने का इनका लक्ष्य था, और हर महीने ये अखबार छपता था, ठीक ना। जिसका संपादन इन्होंने 1938 ईस्वी में किया, यानी कि 1900 में इनका जन्म हुआ, और जैसे ये 38 वर्ष की उम्र में हुए तो इन्होंने पत्रिका का संपादन करना शुरू कर दिए। इसके बाद पंत जी का परिचय अरविंद घोष से हुआ, और उन्होंने दर्शन से प्रभावित होकर अनेक रचनाएं किए। अब यहाँ पे समझिएगा मेरे दोस्त, जो सुमित्रा नंदन पंत जी है ना, इनका परिचय एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम है अरविंद घोष। उनसे इनका दर्शन हुआ, और उनके दर्शन से प्रभावित होकर इन्होंने और रचनाएं की है। जैसे आप सब लोगों ने देखा ही होगा कि कोई व्यक्ति जब एक बार असफल हो जाता है, 2 बार असफल हो जाता है, तो उसे लगता है कि अब ये हमारे द्वारा नहीं हो पाएगा, हमें इस चीज को छोड़ देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग मिलते हैं, उन्हें प्रभावित करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, कहते हैं हो सकता है, अभी और मेहनत करने की जरूरत है। तो लोग प्रभावित होकर फिर से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से सुमित्रा नंदन पंत जी का परिचय अरविंद घोष नामक एक व्यक्ति से हुआ, और उनसे प्रभावित होकर उनके अंदर एक मोटिवेशन मिला, और उसके द्वारा इन्होंने और रचनाएं की है, ठीक ना। 1961 ईस्वी में पद्म भूषण सम्मान भी मिला। मेरे दोस्त, ये ऐसे कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, जिन्हें साहित्यिक के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और ये भारत देश का सबसे बड़ा तीसरा पुरस्कार होता है, जिसमें पहले स्थान पर भारत रत्न दिया जाता है, दूसरे स्थान पर पद्म विभूषण दिया जाता है, और तीसरे स्थान पर पद्म भूषण दिया जाता है। आप सभी के जानकारी के लिए बता दें कि ये जो पुरस्कार होता है, इस 26 जनवरी को दिया जाता है हर साल, और राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाता है। अगर चाहे राष्ट्रपति की हम किसी व्यक्ति को भारत रत्न दे दे, पद्म भूषण पद्म विभूषण दे दे, तो बिना प्रधानमंत्री के सलाह पर नहीं दे सकते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री जी से सलाह लेना पड़ेगा, और 26 जनवरी को हर साल दिया जाता है। तीनों भारत का सबसे बड़ा तीसरा पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अभी जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, मेरे दोस्त साहित्य के क्षेत्र में जो अच्छा काम करते हैं तो इनका भी एक सम्मान समारोह हर साल होता है। तो जो अच्छा काम किए रहते हैं उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त होता है, ठीक ना। तो इस तरीके से इन्होंने साहित्यिक के क्षेत्र में काम किए, जिन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अब यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न भी देखने को मिल सकता है कि कला और बूढ़ा चाँद पर किस कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। आपको जवाब देना है सुमित्रा नंदन पंत को। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कवि को प्राप्त हुआ, तो आप सभी को जवाब देना है सुमित्रा नंदन पंत को। इतना लिखने के बाद से मेरे दोस्त आप सभी को कृतियां भी लिखना होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कहा जाता है कि साहित्यिक परिचय लिखते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो साहित्यिक परिचय तो दर्शा दिए, लेकिन कृतियां भी लिखना होगा, क्योंकि हाई स्कूल में आप सब रचना लिखे थे ना, वही चीज यहाँ पर भी लिखना है मेरे दोस्त, ज्यादा बदलाव नहीं करना है। कृतियां हेडिंग डालकर लिखेंगे, इनकी प्रमुख कृतियां निम्न है।
जिसमें चिदम्बरा हो गया, कला और बूढ़ा चांद हो गया, लोकायतन हो गया, स्वर्ण किरण हो गया, हार हो गया, ग्राम्या हो गया और भी है। तो ये जितने प्रमुख है, जितने महत्वपूर्ण हैं, उसी रचनाओं को यहाँ पर लिखा गया है, जिससे आप सब साहित्यिक परिचय के साथ साथ उन बहुविकल्पी प्रश्न को भी तैयार कर सकें जो इस टॉपिक पर पूछा जाता है। इसलिए मेरे दोस्त आप सब महत्वपूर्ण रचनाओं को भी ख्याल रखिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न की कोई लिमिट नहीं होता कहाँ से पूछा जाएगा। आपको 2 से 3 प्रश्न तो कवि काव्यत्री लेखक के रचनाओं से देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप सब तैयार रखिएगा। और आप सब अगर इस तरीके से साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो पूरी 80 शब्दों में लिख भी पाएंगे और पूरे 5 में 5 नंबर प्राप्त भी कर पाएंगे। मेरे दोस्त आप सभी को साहित्यिक परिचय ज़्यादा बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 80 शब्दों में कहा जा रहा है उतना ही लिखना है, आपको और भी प्रश्न तो करना रहता है। तो मेरे दोस्त अगर आप सब इस तरीके से साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो आप 80 शब्दों में लिख भी पाएंगे और पूरे 5 में 5 नंबर प्राप्त भी कर पाएंगे। और आप सभी को ऐसा नहीं है कि ज़्यादा बड़ा लिखना है, क्योंकि आपको 5 ही नंबर मिलने वाला है और आप साहित्यिक परिचय लिख कर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, आपको और भी क्वेश्चन करना होगा। इसलिए आप सब टाइम को ध्यान में रखते हुए जितने शब्दों में कहा गया है उतना शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर इस तरीके से और भी महत्वपूर्ण लेखक कवि काव्यत्री का साहित्यिक परिचय का वीडियो पाना चाहते हैं या फिर हिंदी के किसी भी महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो पाना चाहते हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। हमारे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो वहाँ से आप जुड़कर अपना पढ़ाई कर सकते हैं। और भी अगर किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो पाना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा, जरूर वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद, अगर वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस तरीके से हर रोज शानदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।